जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एस.बी. जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कैलेंडर टॉपिक पढ़ा था और उसमें कैलेंडर रिपीट कब करते हैं, कितने साल पे करते हैं, वो हमने सीखा था। ठीक है, तो उसको आप एक बार देख लीजिए अगर वो आप वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है और ये सेम कैलेंडर से, सेम रिपीटेड कैलेंडर जो होते हैं उससे एक टॉपिक से क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। फिर उसमें हमने बेसिक नॉलेज भी बता दी थी कि कैलेंडर में ईयर क्या होता है, कि नॉर्मल ईयर, लीप ईयर क्या होता है, ये सब हमने डिटेल आपको बता दिया था। एक बार थोड़ा सा जल्दी हम लोग चल के रिपीट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या क्या बताया था कि कैलेंडर में दो तरह के ईयर होते हैं। एक होता है नॉर्मल ईयर, ठीक है, और दूसरा क्या होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को हिंदी में सामान्य वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर की पहचान क्या होती है, जब कोई वर्ष को आप 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया तो वो लीप ईयर है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी का महीना यहाँ पर 28 मिलता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में आपको 29 दिन का मिलता है। ये सब हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बस थोड़ा सा मैं एक बार और रिपीट कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये बताया था कि लीप ईयर की पहचान क्या है, जो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, यानी सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट। जैसे 2020 चल रहा है तो ये 20 के लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हैं, इसलिए ये जो है लीप ईयर है। तो ये 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 4 साल पे लीप ईयर आता है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो घूमने में 365 दिन के अलावा 6 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लगते हैं। तो 6 घंटा हर साल बच जाते हैं, तो 4 साल में 24 घंटे बच जाते हैं, इसलिए हर चौथे साल में 24 घंटे यानी एक दिन बढ़ा दिया जाता है। मेन लॉजिक ये है। ठीक है, फिर इसके बाद 2020 के बाद आएगा क्या, 24 आएगा, 28 आएगा, ये सब लीप ईयर होंगे। 2096 आएंगे, फिर 2100 आएगा, तो 100वां वर्ष आएगा। 100वां वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है, जिसके लास्ट में डबल जीरो हो, तो उसे 4 से डिवाइड नहीं करना चाहिए। जिस शताब्दी वर्ष को हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे, वैसे शताब्दी वर्ष को जिसके लास्ट में डबल जीरो हो। ठीक है, 4 से डिवाइड किस में करेंगे, बीच में जो आते हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनती में आप बोल सकते हो। 1 से लेकर 99 तक वाले में आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना है लीप ईयर को, और फिर 100वां वर्ष जैसे ही आएगा उसमें 400 से डिवाइड करना है, ये चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो उसको हम लोग शताब्दी वर्ष बोलेंगे जिसके लास्ट में डबल जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो शताब्दी वर्ष को यहाँ पर किससे हम लोग चेक करते हैं, तो 400 से डिवाइड करने पर। तो सारे तो होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जो 400 से कटेगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा लीप ईयर होगा। अब यहाँ पर देखिए, नीचे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो नीचे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि 1600 आपका 400 से कट रहा है, 2000 भी 400 कट रहा है, तो ये लीप ईयर है। लेकिन 1700, 1800, 1900 ये सब 400 से डिवाइड नहीं करेगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में हमने बीच में आपको बताया था कि 4 से डिवाइड करते समय लास्ट के 2 डिजिट देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर शुरू के अगर 2 डिजिट देखें तो वो अगर डिवाइड होता है तो शताब्दी वर्ष वो लीप ईयर होगा। तो शताब्दी वर्ष में आप 0 को नेगलेक्ट कर दो, तो उस केस में शुरू के जो 2 डिजिट होंगे उसको आप 4 से डिवाइड करके बता सकते हो कि ये शताब्दी वर्ष लीप ईयर था या नहीं। ठीक है जी, ये सब हमने डिटेल से डिस्कस पिछली बार भी किया था और इस बार फिर से हमने बता दिया। तो जब शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा, तो उस कंडीशन में जो लीप ईयर के बीच में जो गैप मैं 4-4 साल का बता रहा था, वहाँ पर वो 8 साल का गैप हो जाएगा लीप ईयर को आने में। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आपको पिछली बार भी समझाया था कि 1996 एग्जाम्पल लिया हमने, इसके 4 साल के बाद 2000 आया, ये लीप ईयर है, शताब्दी वर्ष है, 400 से कट रहा है, तो ये लीप ईयर हो गया। लेकिन अगर 1896 से 4 साल बाद 1900 आता है, जो कि ये शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है, तो फिर तो ये 4 साल पे आपका जो ये आएगा लीप ईयर तो नहीं मिला ना। तो अगला लीप ईयर कब मिलेगा, 1904 में। तो इसलिए 1896 से सीधे 8 साल के बाद आपको लीप ईयर मिल रहा है। इसीलिए नीचे हमने लिखा था कि मैक्सिमम गैप जो है
वो हमारा लीप ईयर का 8 साल का होता है, मिनिमम गैप 4 साल का होता है। ठीक है, तो जब शताब्दी वर्ष लीप ईयर नहीं होंगे वहाँ पर मैक्सिमम गैप 8 साल का लीप ईयर होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये चीज़ आप पिछले वाला वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसमें और डिटेल से आपको बताया गया था। ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखो, मैं इस वाले वीडियो लेक्चर में मंथ्स कोड से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, कि महीने का कोड कैसे निकालना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि मान लिया सपोज डैट आज जो है वो मेरा 15 तारीख है, 15 जून मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 जून 2020 को कोई दिन खास होगा। ठीक है, मान लिया मंडे है, तो उसके इसमें अगर पूछे 15 दिसंबर को कौन से दिन आएंगे, तो बिना कैलेंडर देखे तुरंत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कोड आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, ये कोड आप देख रहे होंगे, एक नॉर्मल ईयर का कोड है, दूसरा कोड क्या है, लीप ईयर का कोड है। ठीक है, तो ये हमने 3-3 डिजिट के हिसाब से लिखा है। नॉर्मल ईयर में 622, फिर 503, 514, 624, ये 3-3 महीने के हिसाब से साल में जो 12 महीने होते हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। तो ऊपर JA जनवरी के लिए हो गया, जनवरी का कोड हो गया 6, फरवरी का कोड हो गया 2, मार्च का भी कोड हो गया 2, इसी तरह अप्रैल का कोड 5, मई का कोड 0 और ये जून है, JN का मतलब जून शॉर्ट में लिखा है हमने। ठीक है, फिर जुलाई आया, उसका भी कोड 5 है, अगस्त का 1 है, सितंबर का 4 है। ये सब जो कोड हैं ये सब ऑड डे के आधार पर निकाले गए हैं, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। नवंबर का 2 है, दिसंबर का क्या हुआ 4 हुआ। तो इस तरह से ये सामान्य वर्ष में ये कोड हो गए आपको। तो लीप ईयर में ये चीज़ क्या है अंतर, देखिए लीप ईयर में ये 512 से स्टार्ट है। ठीक है, बाकी सब सेम है, 503 है तो यहाँ भी 503 है, 514 है तो यहाँ भी 514 है, 624 है तो लीप ईयर में यहाँ भी 624 है। ठीक है, तो लीप ईयर में जो फ़र्क है वो किसका फ़र्क है, तो यहाँ पर लीप ईयर में जो है आपका सिर्फ शुरू के 2 महीने का फ़र्क है। ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। जनवरी का 6 है, फरवरी का 2 है, यहाँ जनवरी का 5 है और फरवरी का 5 है, 1 है। ठीक है, वो लीप ईयर में। बाकी मार्च का 2 यहाँ भी है, मार्च का 2 कोड यहाँ भी है, वो बाकी इसके बाद मार्च से दिसंबर तक सब कोड जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये कोड में क्यों चेंज किया गया। तो दोस्तों देखो, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 मिलेगा और लीप ईयर में फरवरी 29 मिलेगा, तो एक दिन एक्स्ट्रा आया। तो यहाँ पर फरवरी के बाद जो मार्च आएंगे उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आने के कारण मेरे को यहाँ मार्च से हमें सीधे क्या करना पड़ता, वो सभी में यहाँ से आकर के +1 करना पड़ता। ठीक है, यानी सबका चेंज करना पड़ता। तो हमने क्या किया, इधर वाले सबको कांस्टेंट रख दिया, सेम रखा, उसके बदले हमने इधर जो है 2 महीने का -1 कर दिया। ठीक है ना, तो इसलिए ये कोड सिर्फ 2 महीने का जनवरी फरवरी का चेंज है। समझ में आया क्यों हुआ। नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन के होते हैं, लीप ईयर में फरवरी 29 आते हैं, तो एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है उससे हमारा ऑड डे भी तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसीलिए मार्च से दिसंबर सब में मेरे को +1 करना पड़ता है नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में आने के लिए। तो हमने +1 करते थे, सबका चेंज हो जाता तो फिर याद रखने में मुश्किल हो जाती, इसलिए हमने इधर कांस्टेंट रखा, उसके बदले हमने इधर -1 कर दिया, तो इसलिए ये दोनों का चेंज हो गया। ठीक है जी, ओके। अब इसके कोड का देखिए, ध्यान से सुनिएगा, इस कोड का क्या यूज है। अब देखो, जनवरी का कोड क्या है, 6 है। नॉर्मल ईयर की पहले मैं समझा दूं, 6 कहीं और भी है लिखा हुआ, तो ये अक्टूबर में है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि किसी भी सामान्य वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर का कैलेंडर हमेशा सेम होता है। मैं नॉर्मल ईयर की बात कर रहा हूँ, आप 2020 में इसे मत ढूंढने लगना। 2020 लीप ईयर है, तो 2020 में जनवरी का 5 है और अक्टूबर का 6 है, इससे ये पता चलता है कि दोनों के कैलेंडर अलग अलग डे में होंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ईयर में सेम होंगे। यानी 26 जनवरी अगर किसी वर्ष नॉर्मल ईयर में संडे पड़ा तो 26 अक्टूबर भी संडे ही होगा। 1 जनवरी अगर वेंसडे से शुरू हो रहा है किसी नॉर्मल ईयर में, तो 1 अक्टूबर भी वेंसडे से शुरू होगा, बुधवार से शुरू होगा। ये कहने का मतलब हुआ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर फरवरी देखिए, आपका मार्च 2 कहाँ है, तो 1 2 इधर हो गया, जो रेड कलर का लिखा हुआ है 2, इसलिए हमने सबका रेड कलर में लिखा है अलग अलग केस में। अब ये 2 3 जगह है, फरवरी मार्च और नवंबर, तो ये सब सेम डे से स्टार्ट होंगे नॉर्मल ईयर में। अगर 1 फरवरी संडे से स्टार्ट हुआ
रविवार से शुरू हुआ तो मार्च भी रविवार से शुरू होगा, नवंबर भी रविवार से शुरू होगा, लेकिन ख़त्म होगा अलग अलग दिनों में, क्योंकि नवंबर क्या है 30 दिन का, अब मार्च है क्या 31 दिन का, और फरवरी 28 दिन का है, तो इसलिए ख़त्म होंगे अलग अलग दिन में, लेकिन जितने दिन कॉमन है 28 दिन तक कॉमन तो रहेंगे ही तीनों में, वो सेम रहेगा। देखिए अप्रैल में और जुलाई में 5-5 लिखे हैं, तो अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना वो सेम होगा। अगर 10 अप्रैल सोमवार है तो 10 जुलाई भी सोमवार ही होंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए कौन से में, तो ये ग्रीन कलर का सितंबर में आप देख रहे हैं, है ना, ये सितंबर 4 लिखा है ना यहाँ पर, तो दिसंबर में भी 4 है, तो इससे ये पता चलता है कि सितंबर दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, और ये एप्लीकेबल लीप ईयर में भी लागू हो जाएगा, ठीक है। फरवरी के बाद मार्च से दिसंबर तक में सभी में लागू हो जाएंगे। तो आप 2020 का कैलेंडर उठा के देख सकते हो कि अगर क्रिसमस सपोज डेट दिसंबर में संडे को है, तो यानी 25 दिसंबर संडे, तो 25 सितंबर भी संडे है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होते हैं वो आपको कोड सेम होने के कारण काफ़ी हेल्पफुल मिलता है, ठीक है, सॉल्व करने में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए कि इस वाले कंडीशन में कोड का इस्तेमाल कैसे यूज करके हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बहुत से केस में आपको यहाँ पर एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मैं ओरिजिनल दिन ना लेकर के कोई दिन मान के भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको ये बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे सेम कैलेंडर अभी मैंने आपको दिसंबर का और सितंबर का बता दिया, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं दिन का भी फ़र्क हो जाए, जैसे 25 दिसंबर मैंने बोला संडे, तो 25 सितंबर भी संडे होगा, लेकिन अगर आपसे 25 सितंबर ना पूछकर 26 सितंबर बोल दे, तो फिर यहाँ पर भी एक दिन बढ़ा देंगे, 25 के बाद 26 यानी एक दिन बढ़ जाएगा, तो संडे के बाद मंडे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर मैं अब ये इन दोनों में ही फ़र्क बताता हूँ, ठीक है। जून और जुलाई के केस में मैं आपको यहाँ पर ये फ़र्क बताता हूँ, इससे आप यहाँ पर तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ सपोज डैट 24 जून, ठीक है, और दिन मैंने ले लिया बुधवार, ये 2020 का कैलेंडर में 24 जून जो है वो आपका बुधवार को ही पड़ता है, ठीक है। तो अगर 24 जून 2020 बुधवार है, तो 24 जुलाई कौन से दिन होंगे? तो आप देख रहे हो कि ये 3 से 5 हुआ, कितने कोड की वैल्यू कितना आ गया है? 2 आगे है ना। तो इसी तरह यहाँ भी डेट अगर अलग अलग रहे, मतलब कोड के हिसाब से, तो 24 जून है तो 24 जुलाई सेम डेट है ना, तो यहाँ बुधवार था तो 2 दिन आगे चले जाएंगे, तो फिर मेरा इसका आंसर क्या बनेगा? फ्राइडे। बात समझ में आ गई कैसे निकला? 24 जून बुधवार तो 24 जुलाई शुक्रवार, 2 दिन आगे। क्यों? क्योंकि कोड भी 2 दिन आगे है। अगर पीछे रहेगा तो वो पीछे कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप अगस्त देखिए, जून का कोड 3 है और अगस्त का कोड क्या है भाई? तो यहाँ पर 1 है, तो यानी 2 पीछे हुआ ना, 2 कम हो गए ना कोड की वैल्यू। तो इसी तरह अगर आपसे 24 अगस्त के बारे में पूछा जाता कि 24 अगस्त कौन सा दिन होगा, तो अब आप क्या बताएंगे? तो बुधवार से आप यहाँ पर 2 दिन पीछे चले जाएंगे, तो आंसर क्या होगा? मंडे हो जाएगा। है ना कितना आसान? अगर ये सब कोड से ना बनाए तो फिर जून से लेकर के आपको अगस्त तक आने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे, है ना। तो ये यहाँ तो सिर्फ 2 महीने का गैप है, चलो हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर आप जनवरी से दिसंबर तक आओगे या नवंबर तक आओगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बिना निकाले डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं ना, है ना, बहुत आसान। इसी तरह डेट भी चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं अब क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख करके बताता हूँ कि यदि 24 जून 2020, ठीक है, ये मैंने मान लिया, मान क्या लिया, ये ओरिजिनल बुधवार ही है, ठीक है। मैं बुधवार की जगह बृहस्पतिवार लिखूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें जो दिन लिखा रहेगा उसी के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो यदि 24 जून 2020 बुधवार है तो बताएं 15 अगस्त 2020 ये कौन सा दिन होगा? ये ऐसे पूछा गया। तो देखिए ऐसे में आप क्या करेंगे? डेट का डेट से तुलना करेंगे और महीने का महीने के कोड से तुलना करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ महीने देखिए जून का 3 था
और फिर अगस्त का 1 है तो 2 तो ऐसे ही कम हो गए, तो 2 इधर से घटा दो। और 24 से 15 भाई कितने पीछे जाने पड़ेंगे आपको घटाने के लिए, है ना। तो 24 से आप 15 जब जाएंगे तो 9 माइनस करना पड़ेगा ना 24 में। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एक तो 24 से 15 आइए तो उस केस में -9 हो जाएगा। और दूसरा जून का कोड क्या है, 3 है, और अगस्त का कोड 1 है, तो ये वैल्यू भी कोड के घट गए 2, तो 9 और 2 कितने हो गए 11। अब 11 7 से ऊपर आ रहा है वैल्यू, तो 7 से डिवाइड करना है, फिर उसके बाद रिमाइंडर लेनी है। ठीक है जी। तो 7 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा, तो -4 लिखिएगा। तो अब आपका काम क्या है, बुधवार से 4 दिन पीछे काउंटिंग करना। तो एक दिन पीछे आएंगे ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे, देन सैटरडे। या तो फिर 3 दिन आप आगे भी काउंटिंग कर सकते हो, 4 दिन पीछे न जा करके 3 दिन आप आगे जाएंगे तो भी जल्दी हो जाएगा। तो बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, यानी आंसर क्या बनेगा, सैटरडे। 4 दिन पीछे जाओ या 3 दिन आगे जाओ, ये सैटरडे आंसर आ जाएगा। कौन सा डेट का, 15 अगस्त 2020 का। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग प्लस माइनस करके निकाल सकते हैं। चलिए मैं आगे कुछ और क्वेश्चन करा दूं। अब ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ इट वाज वेंसडे ऑन 22 Feb 2017, यदि 22 फरवरी 2017 को बुधवार था तो 24 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर डेट से तुलना करो। ये 22 है, ये 24 है, तो दिया हुआ है 22 वाले का, निकालना है 24 वाले का, तो 2 दिन आगे करके दिया हुआ है तो +2 हो जाएगा। फैब का कोड क्या है भाई, नॉर्मल ईयर में 2 है, और अप्रैल का कोड क्या है, नॉर्मल ईयर में 5 है। तो ये 2 से 5 कितने आगे हुए भाई, तो ये 2 से जो 5 हो गए, ये 3 आगे हुए ना, तो आपको +3 करना है। बात समझ में आएगी जो मैंने बोला। तो +2 और +3 कितने हो गए, +5। आप पीछे जाके कोड देख लीजिए, पीछे मैंने अप्रैल का कोड क्या लिखा है 5 और फरवरी का कोड 2 है ना, तो 3 का गैप हुआ ना, 3 आगे हुआ। और फिर उसके बाद हमने डेट 22 है, इधर 24 है, तो डेट में भी 2 दिन का आगे है, तो प्लस लिखेंगे। तो पीछे का डेट रहेगा तो माइनस लिखना है, आगे का डेट रहेगा तो प्लस में लिखना है। ठीक है, इसी तरह कोड की वैल्यू भी अगर ज़्यादा होगी तो प्लस में, कम होगी तो माइनस में लिखेंगे। तो +5 हो गए, 7 से कम है। तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर बुधवार दिया है उसको +5 कर लो, यानी बुधवार से 5 दिन आगे जाइए। तो 5 दिन आगे जाने के बदले 2 दिन आप पीछे भी आ सकते हैं, तो आंसर सेम ही होगा। आंसर आपका बन जाएगा सोमवार, यानी इंग्लिश में मंडे। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लो कि काफ़ी काम का चीज़ है। अगर 6 दिन आगे जाना हो तो आप 1 दिन पीछे हो लीजिए, बात बराबर ही है। अगर आपको 6 दिन पीछे काउंट करना हो तो उसके बदले 1 दिन आगे चले जाइए, ये सेम बात है। ठीक है, इसी तरह 5 दिन आगे जाना हो तो उसके बदले 2 दिन पीछे आ जाइए, और 5 दिन पीछे से गिनना हो तो उसके बदले 2 दिन आप आगे गिन सकते हैं। तो ये 6 और 1 7 होते हैं, 5 2 7 होते हैं, मतलब 7 दिन आप आगे से घूम के जाओ या पीछे से घूम के जाओ, 7वां दिन वही होगा। इसी तरह 4 पे भी लागू हो जाएगा, 4 3 7 होते हैं ना, तो +4 के बदले -3 कर लो, अपने सुविधा के अनुसार ये आप कर सकते हैं, और -4 के बदले +3। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ मैं। अब ये क्वेश्चन भी देखिए, 25 फरवरी का है 2015 का, तो पूछा है 13 अप्रैल 2015 का क्या होगा। तो ये भी नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पर 25 फरवरी से 13 अप्रैल। ठीक है, देखो ध्यान से देखिएगा, यहाँ 25 है और यहाँ पर 13 है, तो डेट कम हुआ ना, तो कितना कम हुआ, यहाँ पर कितने दिन का गैप हुआ, तो यहाँ पर 12 दिन का गैप हुआ, तो -12 लिखना है। अब उसके बाद ये फरवरी है और ये अप्रैल है, तो फरवरी का कोड यहाँ पर नॉर्मल ईयर में 2 होते हैं और इसके 5 होते हैं, तो ये 3 आगे हुआ, तो -12 के बाद +3 ये लिखना है। इसका डिफरेंस जो होगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 होगा, तो यहाँ -9 लिखिएगा ध्यान से। ठीक है, प्लस में मत लिखिएगा, क्योंकि जो नंबर बड़े होते हैं उसके आगे का जो साइन होता है ना वही यूज होता है। अब -9 आ गए, 7 से ऊपर चला गया। अब आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 2 आएगा, तो इसको -2 लिखना है ना। तो अब -2 लिखेंगे तो उस कंडीशन में
यहाँ पर आपको करना क्या है, तो ये बुधवार से आपको 2 दिन पीछे जानी है। तो 2 दिन पीछे जाएंगे तो सोमवार ही आएगा ना, तो मंडे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप सेम ईयर पे ये सिर्फ महीने के कोड से आप आराम से इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जायसवाल एकेडमी।